अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज फफा बिजनेस वाली। और आज मेरे साथ मौजूद हैं सर फरहामत अली। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। काइंडली प्लीज आप अपने बारे में हमें बताइएगा। जी वालेकुम सलाम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, माय नेम इज़ रहमत अली। और एजुकेशन सेक्टर में मुझे 10 से 12 साल होते हैं। डिफरेंट स्कूल में मैंने एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे काम किया हुआ है, एज कोऑर्डिनेटर, एज एकेडमिक हेड। और इसके अलावा बहुत सारे एजुकेशन स्किल्स लाइक और कंप्यूटर स्किल्स और बहुत सारे इन फील्ड्स में भी काफ़ी सारे जो है काम। ओके। तो सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये होगा कि आपने एजुकेशन की फील्ड को क्यों चूज किया था? आपकी अपनी जो एजुकेशन है वो किस? देखिए जी, आपके पास एक ही फील्ड बचती है खिदमत के लिए, वो एजुकेशन। एजुकेशन वो वाहिद फील्ड है जिसमें आप खिदमत कर सकते हैं, कौम की खिदमत कर सकते हैं, बच्चों के लिए कुछ कर सकते हैं, आने वाली जनरेशन के लिए कुछ कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी सक्सेस आपकी यही है कि आप किसी को बतौर उस्ताद कामयाब कर सकते हैं। तो एजुकेशन फील्ड इसलिए चॉइस की है कि ये सबसे बेहतरीन फील्ड है। और ये जो सेक्टर है, ये नई नस्ल जो है वो उसको पैदा करता है, ना कि सिर्फ अपने फायदे के लिए। एजुकेशन सेक्टर में आप जब भी हैं तो आप ऐसा समझे कि आप आने वाली नस्ल के लिए काम कर रहे हैं, आपने चिराग जलाया जिससे दूसरे जो है वो रोशनी पा रहे हैं। तो ये मेन मकसद था नई जनरेशन को बेहतर करने के लिए। ओके। और सर आपने कितने स्कूल्स में, कितने इदारों में आप काम कर चुके हैं, किस पोजीशन पे? स्टार्ट में मैंने किया था अपना जो एफ इंस्टीट्यूट से काम किया था एज एडमिनिस्ट्रेटर। और उसके अलावा मैंने ब्राइट पब्लिक हाई स्कूल चौकन्यास बेग पे वहाँ पे एज ए टीचर और एग्जाम सुपरिटेंडेंट काम किया। फिर वहाँ से मैंने मूव किया चौधरी रहमत अली मेमोरियल ट्रस्ट कॉलेज जो है 9 एकड़ पे था टाउनशिप में। तो वहाँ पे मैंने एज ए एडमिनिस्ट्रेटर एकेडमिक हेड काम किया। उसके बाद रिसेंटली मैंने फिर ज्वाइन किया दारे अरकम स्कूल सपनाबाद एज ए एकेडमिक कोऑर्डिनेटर। वहाँ पे मैंने 4 से 5 साल काम किया। रिसेंटली जो मैंने काम किया एजुकेटर अलीट कैंपस जो टाउन के अंदर है, वहाँ पे एज ए कोऑर्डिनेटर बॉयज विंग में मैंने काम किया। सही। तो आपने एज ए कोऑर्डिनेटर भी काम किया है, वैसे पढ़ाया भी है। तो इन दोनों डेजिग्नेशंस में आपने क्या डिफरेंस देखा है? क्योंकि कोऑर्डिनेटर ऑब्वियसली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। आप किस तरह से अपनी जो पूरा काम कर रहे थे, तो प्रीवियसली आपको जॉब की, उसके अंदर जो चैलेंजेस आते हैं आप उनको किस तरह से हैंडल करते हैं एज ए कोऑर्डिनेटर? देखिए, कोऑर्डिनेटर मैं समझता हूँ एज ए मैनेजर होता है। आप एक टीचर का एक स्पेसिफिक टास्क होता है, उसको पता होता है कि मैंने आना, और एक उसकी लिमिट सेट होती है, उसका एक सर्कल सेट होता है। कोऑर्डिनेटर एज नो सर्कल। कोऑर्डिनेटर ने आगे डेली बेस पे इदारे की बेहतरी के लिए कोई नई चीज करनी होती है, कोई नया करना होता है, मुतलका जो रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे होते हैं उनको 100% श्योर करना होता है, इम्प्लीमेंटेशन करनी होती है उनकी। और बेहतरी की तरफ लेके जाना होता है, जहाँ पे मसाइल होते हैं उनको देख के उनको सॉल्व करना होता है। कोऑर्डिनेटर का हम हमारे यहाँ समझा जाता है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है वो रिलैक्स है और जो जूनियर है काम तो वही कर रही है। हकीकत में ये है कि जो सीनियर मैनेजमेंट है वो सबसे ज्यादा काम कर रही होती है, और काम इसलिए कर रही होती है कि उनका काम उनसे बहुत है। वो सोचते हैं कि हमने आना है क्लास में पढ़ाना है। जो कोऑर्डिनेटर होता है ये उससे 2 दर्जे आगे सोच रहा होता है कि आज मैंने इदारे में जो ये मसाइल आए हैं इनको कैसे सॉल्व करना है, या आगे मैंने बेहतरी के लिए क्या करना है, मेरे जो टीम वर्क है, मेंबर्स हैं, इनमें कहाँ पे मसाइल हैं, इनको मैंने कैसे बेहतर करना है। तो बुनियादी तौर पे उसका टास्क जो है वो उनसे बहुत आगे होता है। और कोऑर्डिनेटर की पोस्ट और टीचर की पोस्ट में लॉट ऑफ डिफरेंट है। आप एक टीम लीडर काम कर रहे होते हैं, आप पूरी टीम को लेकर चल रहे होते हैं, और आपने उनसे काम लेना होता है, और आपने अगले की रिक्वायरमेंट भी पूरी करवानी होती है। आपके सामने स्टूडेंट है तो आप उसके फैसिलिटेटर है ना, तो आप उसको फैसिलिटेट करना है। तो कोऑर्डिनेटर की लॉट ऑफ थिंग्स जो ऐसी हैं जो बहुत डिफरेंट है टीचर से। पर आपने पर्सनली इन दोनों में से किस चीज को ज्यादा एंजॉय किया थ्रू आउट ऑफ एक्सपीरियंस में? देखें, सबसे ज्यादा जो काम करने का मजा आया वो कोऑर्डिनेटर में आया, प्रेशर में काम करने का मजा, टीम को लीड करने का काम। मतलब ये अच्छा लगता था कि अल्लाह ने स्किल्स दी हैं तो उनका फायदा उठाओ। देखें, एक टीचर होता है ना, वो एक बच्चे को पढ़ा के एक क्लास को पढ़ाता है, उसको सुकून मिलता है जी मैं एक जनरेशन को। जब आप 400-500 बच्चों को, पूरी टीम को लीड करके काम कर रहे होते हो तो आपको ज्यादा सुकून मिलता है, आप बेहतर कर रहे होते हैं, आपको अच्छा लगता है, आप अपने आप फील करते हैं कि मैं बेहतर काम कर रहा हूँ, एक नेक पर्पज के लिए कर रहा हूँ या अच्छे फील्ड में रह के काम कर रहा हूँ। तो मैंने कोऑर्डिनेटर को ज्यादा इसलिए इंजॉय किया कि आप पे लोड होता है, आपने काम करना होता है, आपने टीम को लेकर चलना होता है। टीचर्स आता है एक, उसका उसकी दुनिया और इसकी दुनिया अलग है। जी।
तो सर मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आपने एज ए कोऑर्डिनेटर जब भी एक पर्सन काम करता है तो आपके साथ हर तरह के माइंडसेट के साथ लोग काम करते हैं, आपके अंदर जो होते हैं। तो आप डिफरेंट जो ओपिनियंस हैं, या हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, हर किसी का अपना ओपिनियन होता है, किसी का अपना तरीका होता है काम करने का, तो आप उन चीज़ों को किस तरह से अप्रोच करते हैं? कभी कभी डिसएग्रीमेंट्स भी आ जाते हैं सिचुएशंस में, जब भी आप किसी भी टीम को लीड करते हैं, तो उसको आप किस तरह से अप्रोच करते हैं? देखिए, जो अच्छा लीडर होता है ना, उसको अपनी टीम मेंबर्स की शॉर्टकमिंग्स का पता होता है। पहले तो वो उसको बड़ा अच्छी तरह, एक जो अच्छा लीडर होता है उसकी, वो अगर वो अच्छा ऑब्जर्वर है तो उसको अपनी टीम का बड़ा पता होता है, टीम में कहाँ पे शॉर्टकमिंग्स हैं और मैंने इनको कैसे लेके चलना है। ओवरऑल मैं समझता हूँ वो दो नहीं चार आंखों से देख रहा होता है चीज़ों को, और उसकी ऑब्जर्वेशन बड़ी जाके क्लीनली चीज़ों को करीब जाके करीब से देखा जाता है, और वो उसकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो बहुत सारे पॉइंट और चीज़ें कर लेता है। और कुछ अगर तो वो नेक नीति से काम कर रहे हो तो कुदरत भी उसके सामने ले आती है। तो आपके सामने जितने टीम मेंबर्स काम कर रहे होते हैं, आपको बड़ा पता होता है कि कौन कहाँ पे ड्रॉबैक्स इसके कहाँ पे हैं, और आपने उसको कहाँ से जाके पकड़ना है और कैसे उसको जाके प्रूव करना है। और कुछ आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन होती हैं, आपने खुद जाके जो टीम मेंबर्स काम कर रहे होते हैं उनको ऑब्जर्व भी करना होता है कि ये कहाँ कैसा काम कर रहे हैं, क्या हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कर रहे हैं, क्या अभी क्या इसमें बेहतरी आ सकती है। जो आपके पास एज ए टीम मेंबर आता है वो 100% परफेक्ट तो नहीं होता ना, आपने उसको ट्रेन करके तैयार करके फिर उससे काम लेना होता है। सारे हमारे पास को अल्लाह ताला वो गॉड गिफ्टेड हमें नहीं देता, कुछ लोगों को हमें ट्रेन करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है कि उनका असल काम क्या है। ठीक। तो अब मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने थ्रू आउट अपनी इस एजुकेशनल जर्नी में अपने आप को भी काफी जगह पे टेस्ट किया होगा, आपने अपने बारे में भी बहुत कुछ सीखा होगा कि मुझमें ये स्किल्स हैं, या कुछ चीज़ आपने इम्प्रूव भी की होंगी टाइम टू टाइम। तो ऐसे कौन सी स्किल्स हैं जो आपको लगता है आपके अंदर ऑलरेडी हैं, और ऐसे कौन से स्किल्स हैं जो आपने थ्रू आउट दीज ईयर्स इम्प्रूव किया या डेवलप? देखिए, सीखने के लिए तो इंसान की सारी उम्र होती है। जो बंदा कहता है ना कि मैंने जिंदगी में ये सीख लिया और मेरी जितनी जिंदगी होगी मैं सबसे आगे हूँ और मैंने बहुत कुछ सीख लिया है, तो उससे बड़ी गलत फहमी में, वो सबसे बड़ी गलत फहमी में है। जो तो ये सोचे कि मैंने सीख लिया और मैं फुल हूँ, अब मुझे मैं सिखाने के काबिल हूँ, मैं सीखने के काबिल नहीं हूँ। तो आप जिंदगी की जो आपकी हर एज का हिस्सा होता है उम्र का, उसमें आप सीख रहे हो, चाहे डिफरेंट वेज से डिफरेंट थिंग्स से आप सीख रहे होते हैं। बाकी स्किल्स जो आपके अंदर हैं वो लीडरशिप अल्लाह ताला ने दी होती है, लेकिन जो मैं मजीद सीखना चाहता हूँ, जो चीज़ों में फोकस होना चाहिए, वो ये होना चाहिए कि आपके पास जो टास्क हैं कि आप उसको ऑब्जर्व करें कि क्या आपने 100% कर दिए हैं। मजीद यही तो हर बंदा चाहता है, जो बंदा मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, वो सैमसंग और नोकिया में डिफरेंस था। नोकिया ने अपने आप को वक्त के साथ नहीं बदला, तो आज वो उसकी मार्केट में वैल्यू नहीं है। सैमसंग और बाकी कंपनी ने अपने आप को वक्त के साथ बदला, तो आज मार्केट में उनकी वैल्यू है। तो जो ये सोचते हैं कि हमने अपने आप को बदलना नहीं है, हमने कुछ सीखना नहीं है और हमें कोई कमी नहीं है, हम 100% है, तो मैं समझता हूँ उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। आपने हमेशा सीखना है, और अगर आप वक्त के साथ नई टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को नहीं बदलेंगे तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। जी, तो जैसे कि अभी हम टेक्नोलॉजी की बात आपने स्टार्ट करी, तो क्योंकि आपने ट्रेडिशनल काम किया ट्रेडिशनल स्कूल्स में, तो अब क्योंकि आप एज एज एन एजुकेशनलिस्ट, आप आज के दौर में टेक्नोलॉजी की क्या इम्पोर्टेंस देखते हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम में? ये चीज़ अभी भी इतनी ज़्यादा अवेयर नहीं है, लोग इसको भी अडेप्ट नहीं करे, बहुत सी स्कूल्स नहीं करे। तो आप टेक्नोलॉजी की इम्पोर्टेंस को कहाँ पे देखते हैं आजकल के, स्पेशली आजकल जो टाइम? देखिए, हमारा जो इस वक्त एजुकेशन सिस्टम है, आप ट्रेडिशनल की जो बात कर रही हैं, वो ऐसे समझें कि दुनिया से तो 20-30 साल पीछे है। हमारा बच्चा मैट्रिक इंटर करके आता है, आप अपने सोसाइटी में एग्जाम्पल्स देख लें। मास्टर किया हुआ है बच्चे ने और उसको पता ही नहीं है मैंने करना क्या है। ये हमारे नुकसान है ट्रेडिशनल एजुकेशन के, हमारे रिवायती तरीकों से। आपके एजुकेशनल सेक्टर जितने इदारों में मैंने काम किया ओवरऑल, या मैंने देखे हैं, मैंने यूनिक और कुछ और इदारे में देखे हैं, आपके तो लैब्स ही नहीं है। आप बच्चे को लैब में ले जाना समझते हैं कि गुनाह है। बच्चे को लैब में लेके चले गए ना तो शायद बहुत बड़ा हमारा नुकसान हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं, और जहाँ हमारे बच्चे को होना चाहिए था वहाँ पे ये ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूट तो लेके नहीं जा रहे, इनका तो दूर दूर से इससे ताल्लुक नहीं है। और टेक्नोलॉजी के लिए जरूरी है कि हमारा आज का बच्चा, ये देखिए आप, चैट जीपी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और अब मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में कंप्यूटर, जैसे डॉक्टर्स का एक वक्त डिमांड था, तो कंप्यूटर्स की भी अब डिमांड है। लेकिन मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली जानी है कुछ अरसे बाद कि आप मुंह से बोलेंगे तो वो काम हो जाएगा।
सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही शायद हाथ पे हाथ रख के बैठे हो, जहाँ ये एआई वाले, ये चैट जीपी, ये नए जो टेक्नोलॉजीज वाले जाके जाएंगे। एक वेबसाइट पहले बनती थी 1 महीने में, अब ये ट्रेडिशनल एजुकेशन वाले बताते ही नहीं। अब वही वेबसाइट आपको विद इन 5 मिनट्स मिल जाती है। एक वेबसाइट पे एक बंदा पूरा महीना लगाता था, आज वही वेबसाइट बनाने के लिए एक बंदा 2-3 मिनट में वेबसाइट तैयार करके दे देता है। बल्कि आप बोलते हैं बस आपने रिक्वायरमेंट चेंज करनी होती है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो इस वक्त वक्त की जरूरत है, वो सोसाइटी में रहने वाले हर फर्द की जरूरत है, चाहे वो इस चीज को समझे वो ना समझे। अगर आप वक्त पे समझ जाएंगे तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, और अगर आप नहीं समझेंगे तो फिर ये तो आपको आने वाला वक्त बताएगा कि टेक्नोलॉजी कितनी जरूरत है। और हमारे जो इस वक्त ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है, वो बच्चों का बुनियादी तौर पे मैं तो समझता हूँ नुकसान ही कर रहे हैं। वो रिवायती पढ़ाई जा रहे हैं। अब इतने लोग बेरोजगार क्यों हैं? इसी वजह से कि वहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन है ही नहीं है। आपका बच्चा डीए करके निकल जाता है, आपका बच्चा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ के निकल जाता है, लेकिन उसको उस लेवल की एजुकेशन आप नहीं देते जो उसकी जरूरत है। इसलिए आप बच्चे को इनिशियल स्टेज से छोटी एज से आप उसको टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएं, ताकि जो आने वाले वक्त की जरूरत है, तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है सोसाइटी में। ये मेन आप समझो पिलर है इसका। जी। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होगा कि रेहान स्कूल के बारे में आपने कितना अभी तक एक्सप्लोर किया है? अभी हमारा वो कैंपस जो है पुराना टाउन मंसूरा में। और वैसे तो ऑनलाइन काफी अर्से से रेहान स्कूल को 2023 से जो है वो स्टार्ट हुआ हुआ है कराची में कैंपस, सिर्फ ऑनलाइन और वो कैंपस में भी। तो रेहान स्कूल जो है वो सारा कंप्यूटर बेस्ड, एआई बेस्ड एजुकेशन, इसमें ट्रेडिशनल स्कूलिंग को नहीं, हम जो आम किताबें हैं वो यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाती। तो बच्चे कंप्यूटर के थ्रू, एआई के थ्रू ही लर्निंग कर रहे हैं। डिफरेंट टास्क हैं जो उन्हें परफॉर्म करने पड़ते हैं डेली बेसिस पे। सोशल मीडिया पे आना पड़ता है, अकाउंट्स वगैरह बनाने पड़ते हैं, कनेक्शन पे काम चल रहा है। तो रेहान स्कूल को आपने इस तरह से एक्सप्लोर किया। रेहान स्कूल के बारे में आप कितना जानते हैं? और इसके अलावा क्योंकि आपने अभी तक जो है वो बाकी स्कूल्स में टीचिंग की है, तो आपको क्या लगता है कि रेहान स्कूल में आपके लिए एडजस्ट होना क्या आसान होगा? देखिए, दो चीजें हैं। स्टार्ट में जब मैंने रियान साहब की पहली वीडियो देखी ना, कुछ अर्सा पहले, आप ले लें को 3-4 साल पहले, जब सर की मैंने पहली वीडियो देखी थी ना, तो मैंने ये सोचा था कि दिस पर्सन डू समथिंग डिफरेंट इन द सोसाइटी फॉर अदर्स। तो मैंने सोचा कि ये कुछ ये जब रियान साहब का एक बहुत बड़े सेमिनार में वो क्लिप था, वो हर बंदा सोचता है कि ये कुछ सोसाइटी में नया करना चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तो वजह ये है, जब मैंने शुरू से, तो मैंने सर के बारे में वहाँ जाना, फिर मैंने इसको गूगल पे सर्च भी किया था। उनका जो कराची का कैंपस है, बहुत अर्सा पहले उनके बारे में बयान की कि ये क्या करवाते हैं, कैसे करवाते हैं। फिर यहाँ साहब की कुछ क्लिप्स देखे मैंने यूट्यूब के ऊपर। उसके बाद मैंने वीडियोस देखी कि स्कूल में कैसे बच्चों को काम करवाया जाता है। उस वक्त चूंकि मैं एक ट्रेडिशनल सिस्टम में था, तो मैंने दोनों को कंपेयर किया, तो मैं वो एक इंसान की सोच जो है वो बंद नहीं हो जाती, जैसे आप सोचना छोड़ देते हैं। मैं सही कह रहा हूँ, ये रियलिटी है। क्योंकि मैंने खुद चाइल्ड्स को जब क्लासरूम में देखा, और जब मैं रेहान स्कूल के बच्चों को मैंने उस वक्त वीडियोस में देखा, तो लॉट ऑफ डिफरेंट था। और वहाँ पे एक सोच बंद हो जाती है कि आपकी, कि वो बच्चा कहाँ लायक कर रहा है और ये वाला बच्चा कहाँ पे लायक कर रहा है। और हम उसको अभी तक वो हमारा बच्चा जो है वो कैपिटल स्मॉल अल्फाबेट्स लिखना सीख रहा है, और उधर बच्चा जो है वो एक गूगल अकाउंट या डिफरेंट चीजें कर रहा है। एक तो ये इसमें डिफरेंट पाया, और मैंने इसकी इस पर सर्च किया था, बड़ा काम किया था, और मैंने इसके बारे में जाना भी था। और दूसरा, आप किसी भी नए इदारे में जाते हैं तो जाहिर बात है आपको सारी चीजें वहाँ पे अपने मुताबिक नहीं मिलती। आपको उसमें ढलना पड़ता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक अपने आप को चेंज करना पड़ता है। और अगर आपको कुछ नहीं आता तो वो आपको पूछना पड़ता है, वो आपको सीखना पड़ता है। तो आप सीखेंगे नहीं, पूछेंगे नहीं, तो आप चीज़ों को नहीं जानेंगे। आप कहेंगे जी मैं कर लूंगा, हाले ना लूँ, तो ऐसा नहीं होता। हर इदारे, जब भी आप नए इदारे में जाते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में, सीखने में चीज़ें। जब आप सीख जाते हैं तो फिर इदारा आपको बहुत, अच्छे इदारे आपको बहुत कुछ सिखा देते हैं। जी। तो सर मैं अब मैं ये जानना चाहूंगी कि आपके नज़दीक आपने ऐसा कोऑर्डिनेटर, टीम लीड भी काम किया है। तो एक टीम लीड में क्या खसूसियात होती हैं? मैं क्या चीज़, कौन सा फैक्टर ऐसा है जो टीम को एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम बना? ये सबसे बड़ी चीज होती है टीम लीडर की, वो अपनी टीम को मोटिवेट रखता है। उसका एक जो बिहेवियर स्किल्स है ना, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है ना, आप कैसे बात करते हैं, अपनी टीम को लीड कैसे करते हैं। आपने हमेशा अपनी टीम को मोटिवेट करना है। पहले तो उसको जो अच्छा काम करे उसको अप्रिशिएट भी करना है, और उसको दूसरों के साथ शेयर भी करना है। और
दूसरा इसमें मेन जो फैक्टर होता है वो ये होता है कि टीम लीडर कभी भी अपने कमजोर खिलाड़ी को वो नहीं करता। जैसे हमारे यहाँ एक एग्जाम्पल है कि हमारा बच्चा नालायक है तो हम उसको कहते हैं तुम पढ़ ही नहीं सकते, तुम हो ही नालायक, तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो बजाय हम उसको ये कहने के कि हम इस फिगर में ले जाएं, हम उसको मोटिवेट करें, तुम कुछ कर सकते हो। अगर आज एक बच्चा 2 मार्क्स ले रहा है तो कल हम उसको 3 पे ले जाएं। इसी तरह जो आपके टीम मेंबर्स होते हैं उनको भी आपको मोटिवेट करके लेके जाना पड़ता है, आपको उनकी गलतियां फाइंड करके उनको बतानी पड़ती हैं। तो फिर उनसे वो दोबारा गलती जो है वो जो है एक्सेप्ट नहीं की जाती कि ये बंदा दोबारा गलती करेगा। तो टीम लीडर का बुनियादी, फिर जहाँ पे आपको लगता है कि ये मेरी टीम मेंबर्स की ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको गाइड करें, बिठाएं, समझाएं, उनको ट्रेनिंग सेशंस दें। जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे इस मेंबर में ये ड्रॉबैक है, उसको बिठा के उस पर गाइड करें। आपका लीडर का काम ही है ये टीम तैयार करना, कि लीडर ना भी हो एक वक्त आए तो टीम तैयार हो और नया लीडर तैयार हो। मैं तो समझता हूँ आप अच्छे लीडर तब में आप पीछे लीडर तैयार कर जाएं, आप ना भी हो सिस्टम को फर्क ना पड़े, और आपके पीछे ऐसा लीडर हो जो आपकी रिप्लेसमेंट संभाल सके, आपने ऐसी टीम तैयार की हो। तो ये चीजें एक अच्छे लीडर में पाई जाती हैं और वो टीम तैयार कर लेता है। जी, और मैं लास्टली आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप बिहार स्कूल के साथ क्यों जुड़ना चाहते हैं, और आपके कैरियर को लेकर आपके लॉन्ग टर्म स्कोप का। देखिए, रेयान स्कूल इज डूइंग समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और ये मुझे बहुत शुरू से पसंद था। मैं खुद चूंकि आईटी का स्टूडेंट रहा हूँ 14 ईयर्स तक, तक के आगे मैंने मैथ में चला गया। मैं खुद चाहता हूँ कि ऐसी फील्ड हो जिसमें आप खुद भी स्किल सीखें और दूसरों को भी सिखाएं, जिसमें किसी को कुछ सिखा के आपको खुशी हो। मैंने बच्चों को मैट्रिक भी करवाया, मैंने इंटर भी करवाया, मैंने ग्रेजुएशन भी करवाई है। जब मेरे पास वो मायूस होके आते हैं ना कि सर जी मुझे कोई जॉब ढूंढ, मेरा 13-14 साल इस सेक्टर में हो गया, मैं आपको एक हकीकत बता रहा हूँ। तो वो मुझे आके कहता है सर जी मुझे कोई जॉब ढूंढ दें। भाई आपको 16 ईयर एजुकेशन करवाई है, 16 ईयर एजुकेशन करवाने के बाद भी आप मेरे पास आ रहे हो यार मुझे जॉब ढूंढ। तो मुझे लगता है कि रेहान स्कूल इज अ डिफरेंट, इसमें मेरा बच्चा शायद मुझे 2-3-4 साल देने के बाद मुझे ये नहीं कहेगा कि सर जी मुझे जॉब ढूंढ। या जहाँ हम काम करते हैं आने वाली जनरेशन में, या मैं अपने फ्यूचर के लिए भी काम करता हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं एक अच्छी जगह स्टैंड करूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो हम अपने इस इंटरव्यू को एंड करते हैं यहाँ पे। बहुत शुक्रिया आपका।